हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो मैं आप जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्लास चैप्टर 5 क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में। सेल के इम्पॉर्टेंट जो आपके नोट्स हैं, क्विक रिवीजन नोट्स हैं, उसके लिए है। ऐसा कई बार होता है कि हमने सारा लेसन पढ़ लिया बट हमारे पास रिवीजन का हमें टाइम नहीं मिला, हम उन चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाए। तो उस केस में जो है हम कैसे क्विक रिवीजन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं। तो हम देखेंगे कि उस इम्पॉर्टेंट नोट्स में हमें क्या मिलता है। और ये केवल 9th क्लास के लिए नहीं है, चूँकि मैंने एनसीईआरटी का ये 9th क्लास का टॉपिक उठाया है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन चाहे वो बीएड हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे नीट हो। तो इसको जब मेरे जितने भी नोट्स हैं 9, 10th, 8 के जितने भी नोट्स हैं, 7th के, 6 के, अगर 6, 7, 8, 9, 10th के नोट्स आप साइंस के पढ़ जाते हैं तो जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मैंने मैक्सिमम कंटेंट रख दिया है। इतने कंटेंट रखे हैं कि इसके बाद आपको नहीं पूछा जाएगा कि जनरल साइंस में और क्वेश्चन क्या होते हैं, तो आपकी तैयारी इतने ही नोट्स से हो जाएगी। 6 ऑनवर्ड मैंने जितने नोट्स बनाए हैं, तो क्लास 9, 10th हर क्लास के लिए वैसे तो मैंने एनसीईआरटी को पढ़ाते हुए फॉलो किया है, सब कुछ किया है, बट ये नोट्स का पार्ट मेरा स्पेशल हर बच्चे के लिए है, केवल क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी है, जो ओलंपियाड अपीयर करना चाह रहे हैं, जो एनटीएसी देना चाह रहे हैं, या फिर जो आपको आगे जा कर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो उसमें भी जनरल साइंस पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो देखिए और ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और वैसे ये बेसिकली क्लास 9th के सिलेबस पे है, इसीलिए मैंने हेडिंग ये दिया है। और अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वाट एवर आई हैव मेड फॉर यू, तो आप उसे पसंद कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिल रहा है। तो और मेरा फेसबुक का ग्रुप भी है, तो उस ग्रुप को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा उसका लिंक कहाँ से आएगा, तो लिंक आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, तो वहाँ से आप लिंक लेंगे और ज्वाइन करेंगे। कई बार जो है मैं कई सारे वीडियो को जब पोस्ट नहीं कर पाती तो उसका जो मीन्स कि प्रिंट मीडिया के फॉर्म में, प्रिंटेड मटेरियल के फॉर्म में उसकी पिक्स मैं व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप पे डाल देती हूँ। तो मेरे चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आपको चीज़ें मिलेंगी, आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और देखिए कि कितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करें इसको। हमारा पहला था, ये हमारा है सेकेंड है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। एनी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट और एनिमल इज़ व्हेन सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर किसी भी एनिमल और प्लांट के स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोप में से देखते हैं तो इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स। तो ये क्या है, मेनी स्मॉल यूनिट से मेड अप होता है, बहुत सारे छोटे यूनिट से ये मेड अप होता है। तो इस स्मॉल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स। सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। सेल्स जो है इतना स्मॉल है कि हमारा जो है नेकेड आई से हम इसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हमारा सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटल रूम। सेल क्या है, लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है लिटल रूम। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब, जैसे अगर आप एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपका घर बनाने के लिए, एक हाउस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर ब्रिक्स। ब्रिक्स को ही एक ब्रिक दूसरे ब्रिक से जोड़ के, तीसरे चौथे से जोड़ के, ऐसे करके आप पूरी बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। सेल को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। कि एक सेल दूसरे से जुड़ के, तीसरे से जुड़ के, सेल का जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ते जाता है तो उससे ऑर्गेन बनता है, फिर ऑर्गेन सिस्टम बनता है और फिर फंक्शन करता है। और जब ढेर सारे सेल मिल जाते हैं तो टिश्यू बन जाता है, उसके बाद ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम बनता है। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल। और जब तक एक पूरा सेल है जो अपने आप में फंक्शन करता है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक जो स्मॉलेस्ट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सेल है, ठीक है। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आपको होता है एटम। बट इसका क्या होता है, लिविंग थिंग्स का क्या होता है, लिविंग थिंग्स का सेल होता है, लिविंग परफॉर्मेंस करने के लिए सेल होता है। तो सेल जो है हमारा
जो है प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब जो पुराने टाइप का सेल है, जो सेल की हमें मीन्स कि पहले प्रिमिटिव टाइम में होता था, वेल डिफाइंड नहीं होता था वो सेल। उस सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेल्स जो थे वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं थे। और यूकैरियोटिक सेल क्या है, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, जैसे कि हमारे में है। तो हम लोग यूकैरियोट्स हैं, मॉडर्न टाइप के सेल। तो जैसा कि आप देखिए ये कॉर्क सेल वगैरह का डायग्राम आपको दिया है। आगे चलते हैं। डिस्कवरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी और सेल वर्ड किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। ये आपके हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेमोराइज कर जाएंगे। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। फ्री लिविंग सेल, सबसे पहले फ्री लिविंग सेल बैक्टीरिया को किसने देखा था, लेवन हुक ने देखा था 1671 में। तो इसका नाम आप याद कर देंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को किया था। प्रोटोप्लाज्म को परकिंजे ने किया था। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को किया था। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर का सारा लिविंग मटेरियल है, जो लिविंग थिंग्स उसके अंदर है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ऑर्गेन्स, वो मिला के प्रोटोप्लाज्म में है। बहुत सारे लोग साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। प्रोटोप्लाज्म जो है सब कुछ मिला के है अंदर सेल के, साइटोप्लाज्म वगैरह सब मिला के होता है, जिसको मैं आगे बताऊंगी। सेल थ्योरी को स्लेडिन और स्वान ने दिया था 1839 में, इन प्लांट एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली। ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वर्को ने उसको बोला था कि सब सेल जो है पुराने सेल से निकल के बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ किसने बोला था, साइंटिस्ट का नाम आप जो है याद कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, हमारा अगला है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मेड अप ऑफ होता। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स स्मॉलेस्ट यूनिट है, कैन बी इजीली सीन इन एन अनियन पील। मैं रब कर देती हूँ। शेप एंड size of the cell varies according to the function. It may be cuboidal, polygonal, elliptical, small, ये किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेन वर्ड्स हाइड ना हो। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है स्मॉलेस्ट सेल है, इट इज़ कॉल्ड माइकोप्लाज्म। इसको माइकोप्लाज्म भी बोलते हैं पीपीएलओ को। ये हर जगह पूछा जाता है कि पीपीएलओ का पूरा नाम बताइए, तो आप प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और इसका ये भी पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम, तो माइकोप्लाज्म बोलते हैं। ये जीके का भी क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन भी है ये। फिर लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिक एग, ऑस्ट्रिक का अंडा जो है लार्जेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल आपका क्या है, स्मॉलेस्ट सेल आरबीसी है। हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल क्या है, आरबीसी है। और लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल आपको क्या है, न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स हैं। आपको पता है ना, नर्व सेल्स क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं मैसेजेस को, और क्या करते हैं, स्टिमुली को फिर रिप्लाई करना होता है। तो ये नर्व सेल का काम है। इसके लिए मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो लेसन है उसको पूरा देखिए, मैंने एक एक चीज़ बताया है, उसमें फ्लो चार्ट भी दिखाया है आपको बना के, ताकि इजीली मेमोराइज हो जाए। तो हम फिर आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये सारे आपके डायग्राम है स्मॉलेस्ट सेल, सॉरी, ये सारे आपके डायग्राम हैं, ये आपके सारे डायग्राम हैं। स्मॉलेस्ट सेल है, ये लार्जेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। तो ये सारे आपके डायग्राम हैं। तो अब हम आगे चलें, इसको देखें। अब हमारा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब मैं हाईलाइटर नहीं लूँगी। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल इन अमीबा। जैसे अमीबा आपको पता है सिंगल सेल है, उसमें सारी एक्टिविटी होती है, लाइक जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में होती है। तो यूग्लिना, बैक्टीरिया, एनडीटीसी, ये सारे यूनिसेलुलर है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर ले रही हूँ, जिसमें एक ही सेल होता है। उसके बाद हमारा अगला है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हेन मेनी सेल, थोड़ा सा और इनलार्ज कर लूँ, हाँ,
सेट, हाँ तो ये देखिए, हाँ अगला हमारा है वेन मेनी सेल, वेन मेनी सेल्स आर ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं, जैसे मल्टी का मतलब ही है बहुत सारे सेल्स, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी और सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस एंड प्लांट एंड फंगी, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट सेल जो है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, और हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक सिंगल सेल से ही आया है। ऑल द सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, ठीक है। सेल्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सेल मे डिफरेंशिएट टू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक ही सेल से आने के बाद भी जो बहुत सारे जो आपके सेल में स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अलग हो सकता है, जैसे एक फादर का बेटा रिजेंबल तो करता है उससे, पर पूरी तरह से नहीं करेगा। हो सकता है फादर का काम अगर बिजनेस हो तो बेटे ने जॉब किया, तो है ना, आया एक ही फादर से 4 बच्चे हैं, चारों के चेहरे अलग होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर अलग हो गया, और फंक्शन भी उनका अलग। एक बेटा जॉब कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, दूसरे ने कोई और काम कर लिया, कोई सोशल वर्क कर रहा है, कोई लीडर बन गया। तो इसीलिए क्या है, सेल्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सेल मे डिफ्रेंशिएट टू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब डिफ्रेंशिएट वो हो सकते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होता है, लेबर का डिवीजन होता है, काम का बंटवारा। अगर काम का बंटवारा नहीं होगा तो अच्छे से जो है हमारे घर में जो काम है वो अच्छे से जो है हम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे काम का बंटवारा हो जाता है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो ये आपका था, आगे देखें, ये मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर का था। अब हम आगे देखें, ये देखिए कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यूग्लिना का है, ये अमीबा का है, तो ये सारे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगला है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, देखिए फंगी है, ये मशरूम फंगस में आता है, आपको पता है। ये प्लांट है, और एनिमल में भी हम मल्टी सेलुलर देख लेते हैं। एनिमल का देखिए मल्टी सेलुलर, ये क्या स्नेल है, फ्रॉग है, ये सारे आपके ड्राइंग है समझाने के लिए। तो अब हमारा अगला है स्लाइड, अब अगला है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। एक सेल का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो हम देखेंगे ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, इसको थोड़ा इनलार्ज करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और सॉरी इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। हाँ, किस चीज़ से बना होता है, ऑल द सेल्स आर 3 चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। मैं आपको एक डायग्राम यहाँ बनाना चाहती हूँ। ये आपका एक सेल है, सिंपल सेल है, इसके बाहर आउटर मोस्ट जो एरिया है ये क्या होता है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका, ये फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है, ये साइटोप्लाज्म है, और बीच में कहीं पे भी एक न्यूक्लियस होता है छोटा सा, वो हमारा न्यूक्लियस है। तो मेनली ये 3 पार्ट से मिलके बनाया गया है। प्लांट सेल है सेल वॉल, और प्लांट सेल के पास एक अलग से सेल वॉल होता है, जैसे मैं फिर से दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा एनिमल सेल था, इसमें मैंने अभी बताया ये सारा फ्लूइड है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके बाहर भी जो कवरिंग होगी वो प्लांट सेल होगा। थोड़ा सा मैं रेड कलर का अलग से दिखाना चाहती हूँ। तो ये हमारे बाहर, इसके बाहर भी एक प्लांट सेल में कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो कवरिंग होती है प्लांट सेल में, वो क्या होता है, वो सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लाइपिड और प्रोटीन का, लिपोप्रोटीन होता है, लाइपिड और प्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो ये हो गया। अब आगे देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्कवरी बाय सी नेजेली एंड सी क्रैमर इन 1855। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है डिस्कवर किया गया था, उसकी डेट है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग,
ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग है ये, जब प्लांट सेल को अगर हम छोड़ दें तो ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है। प्लांट सेल में इसके ऊपर एक सेल वॉल होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटर इन्वायरमेंट से सेल के कंटेंट को सेपरेट कर रहा है। आप देखिए जैसे कि ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं, प्लांट सेल नहीं बना है, एनिमल सेल, प्लाज्मा है, ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सारे ये फ्लूइड भरे हुए हैं, साइटोप्लाज्म है और सारे ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, सब कुछ है इसके अंदर, सारे ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका अंदर के सारे जो मटेरियल को आउटर मोस्ट सरफेस से प्रोटेक्ट कर रहा है। It allow the entry and exit of some materials, ion and molecule and in out of the cell। ये क्या करता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ये सारी चीज़ों को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जाने देता है, ये सेलेक्टिव चीज़ों को जाने देता है। तो ये जब तक मैं इसको, अब हमारा अगला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है रिसेप्टर प्रोटीन, ये आपको नहीं पढ़ना है तो इसको हम डायग्राम को नहीं देखेंगे। हाँ, हमारा अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट ऑल्सो प्रिवेंट द, चूँकि हमने कुछ वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया था, अब यहाँ है, इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। इट इज़ वेरी थिन इलास्टिक, बहुत पतला होता है, बहुत पतला और इलास्टिक होता है, बहुत पतला इलास्टिक, लिविंग एंड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर कोई सेल बाहरी एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है तो अगर ये हार्ड रहेगा, रिजिड रहेगा, तो कोई भी एडवर्स कंडीशन मान लीजिए आया तो इसका ब्रेक होने का डर है। पर इलास्टिक रहेगा, मान लीजिए तेज अगर कहीं से उसको किसी चीज़ का प्रेशर लग रहा है, इलास्टिक है, मान लीजिए इधर से किसी का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर लेगा, इलास्टिक है, ताकि अपने आप को एडवर्स कंडीशन में ये प्रोटेक्ट कर सके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे। इट इनक्लोजेज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, आपको बताया मैंने, अभी डायग्राम समझा दिया है कि ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को क्या करता है, अपने अंदर रखता है। इसके बाद हमारा इट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, चूँकि ये आउटर मोस्ट सरफेस की बाउंड्री है तो ये क्या कर रहा है, सेलुलर कंपोनेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने क्या बोला, थिन है, इलास्टिक है, सेलेक्टिव परमिएबल है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो है कैसे चीज़ों को अंदर से बाहर ले जाता है। चूँकि सेलेक्टिव परमिएबल है तो ये सब चीज़ों को नहीं ले जाने देगा। तो सम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ये मूव कर सकता है। उसके बाद हमारा क्या है, इन दिस केस देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, मतलब कि मूवमेंट जो होगा ये अपने आप होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये मूवमेंट अपने आप होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कोई भी चीज़ हाई से लो ऑटोमेटिक जाना, जहाँ उसे लगा कि अगर मेरा हाई हो गया है, यहाँ पे मैं हाई हूँ तो लो की तरफ मुझे जाना है, तो ये किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें कि आपको कोई भी चीज़ हाई से लो जाती है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी, ठीक है। इन दिस केस देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, दस डिफ्यूजन प्ले एज इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये कैसे होता है, तो मैं ज़रा आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कैसे होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर ये एक सेल है, हमारी बॉडी के अंदर एक सेल है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सेल है। हर सेल में आपको पता है कि जब डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो ग्लूकोज जो है हर सेल में जाता है, ग्लूकोज जैसे C6H12O6,
ये हमारे हर सेल में जाता है। यहाँ पे क्यों जाता है? ताकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो सके, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन प्रोसेस रेस्पिरेशन हो सके, रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इस सेल में ग्लूकोज तो चला गया, पर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ऑक्सीजन इसको कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन आपको बाहर एटमॉस्फेयर से मिलेगा। जब हमने नाक में हमने जब ब्रीदिंग किया, जब हमने नोज से ब्रीदिंग किया, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन जो है लंग से होते हुए सेल तक जा रहा है, लंग से होते हुए सेल तक जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो अब ये किस प्रोसेस से अंदर जाएगा? ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर जाएगा। हालांकि ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल में जाते हैं, हर सेल में, चाहे वो लंग्स का सेल हो, चाहे कहीं बॉडी का सेल हो, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाएंगे। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो अंदर है, अंदर का ऑक्सीजन, अंदर जो आपको ऑक्सीजन है वो बहुत कम है, मान लीजिए बहुत कम है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? बाहर बहुत सारे ऑक्सीजन है, O2 है, O2 है, O2 है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो ऑटोमेटिक ये ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं बाहर है, हाई कंसंट्रेशन से जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की ओर अंदर जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये लो कंसंट्रेशन की ओर क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर गया। जब यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर चला गया एक बार, तो वहाँ पे क्या हुआ? ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन करके बर्निंग होती है, और कौन सी गैस निकलती है? तब गैस निकलती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अंडरस्टूड? तो अब इसी जैसे ऑक्सीजन अंदर गया है, उसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को मैं जरा डार्क रेड से कर रही हूँ। कैसे बाहर आएगा? अब सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया, अब यहाँ पे सेल में हमारे CO2 बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होकर कार्बन डाइऑक्साइड पूरे सेल में बन गया। ठीक है, जब सेल में ज़्यादा हो गया तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ज़्यादा सेल में है। जब सेल में ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा? सेल के अंदर से निकल के ये बाहर की ओर जाना स्टार्ट कर देगा एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। तो आपका ये जो है किससे हो रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है। इस प्रोसेस को हमने डिफ्यूजन बोला। ठीक है, जब डिफ्यूजन कैसे हो रहा है? यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे करा रहा है। ठीक है, तो जो है इस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस जो है सेल में हो रहा है, और इस वजह से गैस का एक्सचेंज हो रहा है। तो हम आगे देखेंगे। अब हमारा आगे है, तो हम आगे देखेंगे। ये हमारा है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको, हाँ, ये हमारा है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। आप ध्यान रखिए, डिफ्यूजन स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। स्पेशल डिफ्यूजन का स्पेशल केस ऑस्मोसिस होता है। यहाँ भी हाई से लो जाएगा, हर कुछ हाई से लो जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और हर चीज़ जाने की टेंडेंसी होती है। जैसे वाटर, वाटर हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है। देन यू मस्ट हैव वन क्वेश्चन कि ऐसा भी तो होता है कि हम बिल्डिंग में पानी ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं चढ़ाते हैं। वो आप कैसे कर रहे हैं? वो आप फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तब जाके पानी ऊपर चढ़ रहा है। बट नेचुरल प्रोसेस से कोई भी चीज़ हाई से लो जाती है। तो यहाँ भी ऑस्मोसिस में भी यही हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल हाई से लो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का होता है, पर ऑस्मोसिस से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर मॉलिक्यूल। कहीं कहीं ये सॉल्वेंट भी लिख के आता है आपको कंफ्यूज कराने के लिए। वाटर का कहीं कहीं क्या लिख के आता है? सॉल्वेंट भी लिख के आता है। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट लिखा हुआ है और आपको पता है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है, तो कुछ केसेस में सॉल्वेंट भी चलता है। अगर शुगर का सॉल्यूशन दे दिया कि शुगर सॉल्यूशन जो है ऑस्मोसिस दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ठीक है, अगर ये वर्ड लिख के दे दिया कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो आपको समझ जाना है कि शुगर का सॉल्यूशन वाटर में बना है तो वाटर तो दिखाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन केवल वाटर के लिए ऑस्मोसिस होता है। किसके लिए होता है? वाटर के लिए, और किसी सॉल्वेंट के लिए आप नहीं लिखेंगे। लेकिन चूंकि वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसीलिए सॉल्वेंट वर्ड भी कभी कभी कंफ्यूज कराने के लिए आता है। लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि वो सॉल्वेंट कौन सा है, किस सॉल्वेंट की बात की गई, वाटर की या किसी और की। तो अब हम देखेंगे, द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस टेक प्लेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन। इसमें एक वर्ड है
रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। तो आप ये देखा आपने क्या हो रहा है, इसमें हायर से लोअर की ओर जा रहा है, लेकिन कौन जा रहा है, वाटर जा रहा है, इसमें और कोई वर्ड नहीं, वाटर लिखेंगे आप। वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कम से जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर लिख के दे दिया जाता है। आपको अगर दिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, अगर लिख दिखा कॉन्क सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब वाटर कंसंट्रेशन नहीं है, वहाँ पे कहने का मतलब वहाँ पे शुगर आपने बढ़ा दिया है। ये वर्ड जब लिख के आएगा तो वहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, शुगर ज़्यादा है और वो जो है सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन का मतलब है केवल वाटर की बात हो रही है, वाटर ज़्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम में देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन किस में बना है, सॉल्ट है, शुगर है, किस चीज़ का सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड? तो ये कंफ्यूज कराने के लिए आता है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे स्पेशल केस है वाटर का। अब सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द लीव्स एंड एयर टेक प्लेस। सिग्निफिकेंस में डिफ्यूजन में देखेंगे लीव्स एंड एयर में गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। कैसे होता है, मान लीजिए ये आपका लीफ है, इसमें स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा हो रहा है, तो स्टोमेटा जो है गैसियस एक्सचेंज कर रहा है किसमें, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है। लीव्स और एयर के बीच में एयर से ऑक्सीजन लेके या कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया, एयर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया फोटोसिंथेसिस के लिए, और उसका डिफ्यूजन प्रोसेस से गया। क्योंकि अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम। अब फूड का भी ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है फ्लोएम में हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो आपका डिफ्यूजन से हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये आपको हर एग्जाम में, इवन बीएड में, कंपटीशन में, नीट में, कहीं भी आता है। एसएससी का एग्जाम देंगे उसमें भी पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन की ऑस्मोसिस से, आपका की गटेशन से, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, मैं कभी आपको दिखा दूंगी। फिर उसके बाद लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लॉस ऑफ वाटर भी डिफ्यूजन से ही वो हो रहा है, आपको पता है ना। लॉस ऑफ वाटर किस प्रोसेस से होता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। और उसके बाद मूवमेंट ऑफ आयन एंड सॉलिड फ्रॉम, और मूवमेंट ऑफ आयन एंड सॉलिड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इसका क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ आयन, आयन का मूवमेंट, एक सेल है यहाँ से दूसरे सेल में जाएगा, तीसरे सेल में, तो मूवमेंट ऑफ आयन, प्लस मान लीजिए आयन है यहाँ गया, फिर ये प्लस आयन दूसरे में गया, फिर ये प्लस आयन तीसरे में गया। क्यों, क्योंकि प्लस आयन अगर बाहर ज़्यादा है तो दूसरे सेल में कम है, तो ये डिफ्यूज इन होके दूसरे सेल में जाएगा। अब दूसरे सेल में ज़्यादा हो गया, तीसरे सेल में कम है, तो फिर ये आगे जाएगा। तो हर पीछे वाला सेल आउटर मोस्ट से लेते रहेगा आयन और आगे वाले उसको ट्रांसफ़र करेगा, जस्ट लाइक करेंट और हीट जैसे फ्लो करता है और करेंट जैसे, इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो रही है। तो ये आपका है डिफ्यूजन का। और इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे ये डिफ्यूजन का जो है आपका स्पेशल जो है ऑस्मोसिस का है। तो ऑस्मोसिस के जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा के दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और इस चैप्टर के मुझे लग रहा है नोट्स के 3 या 4 वीडियो बनेंगे। तो ये चीज़ हम इसको आगे देख लेंगे। तो जब हम इसको ये हम अपना जो है तो इसको हम जो है अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।